हेलो एवरीवन। प्रॉपर्टी सेल करने के बाद प्रॉपर्टी पे होने वाले कैपिटल गेन को सेव करने के लिए क्या हमारी टैक्स प्लानिंग होती है, वो परचेज करनी होती है नेक्स्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। इतना तो हम सबको पता है। इसी से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में अनआंसर रह जाते हैं, जिनके आंसर आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। जैसे कि आपको कितने टाइम पीरियड में इस प्रॉपर्टी को परचेज करना होता है, क्या आप अपनी वाइफ के नाम पर इस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं, क्या आप अपने बच्चों के नाम पर इस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं, कितना फंड आपको इन्वेस्ट करना होगा इस प्रॉपर्टी के लिए सो दैट आपको कोई कैपिटल गेन पे टैक्स ना पे करना पड़े, या फिर अगर आपने 31 जुलाई से पहले प्रॉपर्टी को परचेज नहीं किया तो इस फंड का क्या होगा, क्या आप इसको अपने किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। देखिए, अगर आपने 2024-25 में कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उसके ऊपर अगर मैं टैक्स रेट्स की बात करूं तो आपको पे करना होगा 12.5% रेट ऑफ टैक्स, अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेना चाहते। वहीं अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेकर अपना टैक्स पे करना चाहते हैं तो वहां पर आपको टैक्स रेट पे करना होगा 20%। ये हमारी अपडेट आई थी बजट 2024 में। बट मैं इतना टैक्स नहीं पे करना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि मैं एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज कर लूं जिससे कि मेरा सारा ही टैक्स सेव हो जाए। तो वहां पर मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि मेरे को ये प्रॉपर्टी कितने टाइम में परचेज करनी होगी। तो अगर मैं टैक्सेशन रूल्स की बात करूं तो अगर आप एक प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं जिससे आपको कोई कैपिटल गेन का टैक्स ना पे करना हो, तो उसका जो टाइम पीरियड लो में मेंशन किया गया है वो है आपका 2 इयर्स। अगर आप कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं तो जब आपने प्रॉपर्टी को बेचा है उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको जो है नई प्रॉपर्टी परचेज करनी होगी सो दैट आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स जो है पे ना करना पड़े। वहीं अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 1 साल पहले, जिस दिन आपने उस प्रॉपर्टी को बेचा है उससे 1 साल पहले कोई प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज करी थी तो आप ये मान सकते हैं कि वो वाली प्रॉपर्टी आपने इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट परचेज करी थी और उस प्रॉपर्टी को भी आप टैक्स प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको जो नई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करनी है, वो आपको करनी है या तो 1 साल पहले डेट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी के या फिर 2 साल बाद। ये आपका टाइम पीरियड है नेक्स्ट प्रॉपर्टी को परचेज करने का। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपको बनी बनाई प्रॉपर्टी नहीं लेनी, आपको तो कंस्ट्रक्शन करानी है, तो आपके लिए जो टाइम पीरियड हो जाता है वो हो जाता है 3 इयर्स। आप जो है प्रॉपर्टी बेचने के 3 साल के अंदर अंदर अपनी नेक्स्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं। इसी टाइम लिमिट को अगर हम एक एग्जांपल के साथ देखें, लेट्स सपोज मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने 24 मार्च यानी कि आज के ही दिन एक प्रॉपर्टी को बेचा है। तो मिस्टर ए कब तक अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता है? तो मिस्टर ए के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो प्रॉपर्टी को बना बनाया परचेज कर ले या फिर वो प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करा ले। अगर वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को परचेज करने जा रहा है तो 2 इयर्स यानी कि 24 मार्च 2027 से पहले पहले उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होगा अगर वो अपना कैपिटल गेन सेव करना चाहते हैं। तो सेम एज अगर वो प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कराने जा रहे हैं तो उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो 24 मार्च 2028 से पहले जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है जो 2 साल और 3 साल का टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करेंगे वो आप उस डेट से कैलकुलेट करेंगे जिस डेट पे आपकी जो सेल रजिस्ट्री है वो हो चुकी है। सेल की रजिस्ट्री पे जो डेट आ रही है उसी से ही एग्जैक्ट आपको 2 इयर्स या फिर 3 इयर्स काउंट करनी है। वहीं अगर आपने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी परचेज करी थी 1 ईयर के अंदर अंदर, तो वहां पर भी आपको देखना है कि 24 मार्च 2025 से पहले यानी कि 24 मार्च 2024 से 25 के बीच में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी परचेज कर रखी है तो उस प्रॉपर्टी को भी आप टैक्स रिबेट के लिए, टैक्स एग्जम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 54। वहीं अब मिस्टर ए को ये क्लैरिटी चाहिए कि उसको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको इस चीज के बारे में नहीं पता या फिर वो जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें एक गलती कर देते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको इस रिबेट को पूरा क्लेम करना है तो आपको जो इन्वेस्ट करना होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन का अमाउंट। हम क्या सोचते हैं कि जितना सेल कंसीडरेशन मुझे अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी से मिला है वो सारा का सारा मुझे अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है। अगर आप सेक्शन 54, अगर आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचकर एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो वहां का जो थंब रूल है वो है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन अमाउंट को इन्वेस्ट करना है। अगर आप 100% इस रिबेट को क्लेम करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है आपको पूरा फंड अपना री इन्वेस्ट करना पड़े। जो भी सेल कंसीडरेशन है वो पूरा आपको री इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका जो कैपिटल गेन बन रहा है उतना अमाउंट अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं तो भी आप 100% जो क्लेम है टैक्स का वो रिबेट क्लेम कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ आपको, तो लेट्स सपोज मिस्टर ए ने ही जिस प्रॉपर्टी को बेचा उसको उसने 20 लाख रुपीज में परचेज कर रखा था इन 2021।
अब उसने 24 मार्च 2025 में जब इस प्रॉपर्टी को सेल किया तो उसने किया 30 लाख में। तो मिस्टर ए का जो कैपिटल गेन है वो कितना हो गया 10 लाख, क्योंकि उसने 30 लाख की प्रॉपर्टी को 20 लाख की प्रॉपर्टी को 30 लाख में बेचा तो 10 लाख हो गया कैपिटल गेन। तो मिस्टर ए को अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो अगर वो 10 लाख रुपीज भी री इन्वेस्ट कर देते हैं तो भी वो 100% अपना टैक्स सेव कर सकते हैं जो भी इस प्रॉपर्टी पे उनको होने वाला है। वहीं अगर मैं सेक्शन 54F की बात करूं, जहां पर होता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा आपने कोई एसेट बेचा है जिसपे LTCG आपको हो रहा है और आप एक नई हाउस प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज करके रिबेट क्लेम करना चाहते हैं तो वहां पर आपको पूरा सेल कंसीडरेशन अपना इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेच के नई खरीदने जा रहे हैं, सेक्शन 54 की बात करूं अगर मैं, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट करके आप अपनी पूरी रिबेट को क्लेम कर सकते हैं। तो ये थी क्लैरिटी इस पॉइंट पे। वहीं अगर सेम एग्जांपल में अब आप कहेंगे कि मैंने 20 लाख को क्यों डिडक्ट किया, मैंने कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन इसके ऊपर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बजट 2024 में चेंजेस आए थे कि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते। अगर आप लेना चाहते हो बेनिफिट 20% का टैक्स पे करना चाहते हो तो आप 20 लाख के ऊपर मान लीजिए इंडेक्सेशन बेनिफिट लगाने के बाद आपकी आती है 25 लाख की परचेज कॉस्ट, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपीज को री इन्वेस्ट करना है और अपना जो टैक्स है वो आप 100% सेव कर सकते हैं। जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं उसकी भी कुछ टीएनसी होती है अगर आप सेक्शन 54 में रिबेट क्लेम करना चाहते हैं तो। जैसे कि अगर आपको जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज करनी है वो आपकी इंडिया में ही होनी चाहिए। आप जो है इंडिया से बाहर प्रॉपर्टी परचेज करके अपना जो टैक्स है वो सेव नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ ऐसे एनआरआई हैं जिनकी इंडिया में प्रॉपर्टी है, वो इंडिया की प्रॉपर्टी को बेचकर बाहर इंडिया से बाहर प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं सेम फंड से, तो वो लोग इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते क्योंकि उनको जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज करनी है वो इंडिया में ही परचेज करनी होगी। सेम एज इसमें एक नई अपडेट आई थी कि मान लो मेरा जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ रुपए का है तो क्या मैं अपनी 2 प्रॉपर्टी परचेज कर सकती हूँ? तो हाँ, आप 2 प्रॉपर्टीज को परचेज कर सकते हैं उन 2 करोड़ रुपए से और फिर आप इस टैक्स रिबेट का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। अभी तक क्या था कि आप एक प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आपको एक प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना है, आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट अगर आपका जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ से कम है या फिर 2 करोड़ रुपए है तो आप उस केस में 2 प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप एक ही प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं इस सेल कंसिडरेशन से। ये जो 2 प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन है आपको पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार मिलने वाला है, एक ही बार आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि आप जो है 2 प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं अपने कैपिटल गेन में से। वही सेकंड क्वेश्चन मिस्टर ए के माइंड में आता है कि मेरा जो है मैंने 24 मार्च को तो अपनी प्रॉपर्टी सेल करी है, अब मेरा जो है मार्च क्लोज ही होने वाला है और 31 जुलाई आने में सिर्फ 2 से 3 महीने पेंडिंग है, तो क्या मैं इतनी जल्दी नई प्रॉपर्टी परचेज कर पाऊंगा? लेकिन मेरे पास तो सफिशिएंट टाइम है, मैं 2 साल से पहले पहले प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता हूँ। तो ऐसा करता हूँ, इस फंड को मैं अभी कहीं म्यूचुअल फंड्स में या कहीं और इन्वेस्ट कर देता हूँ, वहां से मुझे और भी रिटर्न आएगी और 2 साल के अंदर मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को परचेज कर लूंगा। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक क्लेवर डिसीजन लिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर आप 31 जुलाई से पहले पहले जो लॉ में लैंग्वेज लिखी गई है वो तो लिखी गई है जो आपकी लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग डेट है। इंडिविजुअल्स की जो रिटर्न फाइलिंग डेट की लास्ट डेट होती है वो 31 जुलाई होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 31 जुलाई वर्ड यूज किया। अगर यही केस आपकी पार्टनरशिप फर्म का है जिसकी ऑडिट होती है या फिर कंपनीज का है तो ये अकॉर्डिंगली डेट जो है चेंज हो जाएगी आपकी 30 अक्टूबर 30 सितंबर, ये अकॉर्डिंगली डेट जो है चेंज हो जाएगी। अभी मैं मान के चल रही हूँ हम एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं जिसका किसी भी ऑडिट कंपनी से जो है लेना देना नहीं है, जिसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई, तो उस मिस्टर ए को जो अपनी प्रॉपर्टी है वो परचेस नहीं कर पाएगा अगर 31 जुलाई से पहले पहले, तो वो इस अमाउंट को कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा बैंक में, वो है आपका कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। वहां पर जाके आप उसको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और जितना भी उसका कैपिटल गेन है वो उसको उस अकाउंट में डिपॉजिट कराना होगा और जब भी वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज करेगा तब उस अमाउंट को विड्रॉ करा के उस प्रॉपर्टी को वो परचेज करेगा। अब यहाँ पर आप एक बात पे फोकस करिएगा, मैंने जो वर्ड यूज किया है वो कैपिटल गेन वर्ड यूज किया है। यहां पर मैं बार बार इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि 100% लोग जो यहाँ पे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, जितना भी उनको सेल रेवेन्यू आया वो पूरा अपना कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हैं, जिससे क्या होता है उनका ह्यूज अमाउंट जो है कैपिटल गेन अकाउंट में जाकर ब्लॉक हो जाता है, जिसको वो किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते और जिसका कोई रेलिवेंस भी नहीं है। जब लॉ में लिखा गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कैपिटल गेन को अपना री इन्वेस्ट करना है तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट में भी आपको उतना ही अमाउंट ले जाके डिपॉजिट कराना है। आपको पूरा सेल कंसिडरेशन डिपॉजिट कराने
की जरूरत नहीं है। जो पूरा सेल कंसिडरेशन है वो आप आराम से किसी और पर्पस के लिए उसको री इन्वेस्ट करिए, उसमें फर्दर आप अपनी इनकम को अर्न करिए, जो आप करना चाहते हैं वो करिए उस फंड से। सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल गेन आपको हुआ है उतना आप अमाउंट ले जाके अपने कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट करा दीजिए 31 जुलाई से पहले पहले, अगर आपने उससे पहले कोई प्रॉपर्टी को परचेज नहीं किया है तो। और जब भी आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लें, आपको कोई प्रॉपर्टी समझ में आ जाए तो वहीं से ही अमाउंट विड्रॉ करिए और उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर ऐसा होता है कि आपको लगे फ्यूचर में कि आपको कोई प्रॉपर्टी की अब कोई जरूरत नहीं है खरीदने की, या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही है, आपका 2 साल या 3 साल का पीरियड जो लैप्स हो रहा है, तो आपने जितना अमाउंट वहां पे, जितना आपको कैपिटल गेन पे टैक्स आज की डेट में सेव हुआ था, उतना ही टैक्स आपको 2 साल बाद या 3 साल बाद पे करना होगा। और जो आपका कैपिटल गेन अकाउंट में फंड पड़ा है वो आपको अपना सारा विड्रॉ करके, अपना टैक्स प्रॉपर पे करके, अपने टैक्स ऑफिसर के साइन आपको बैंक में देने होंगे, सो दैट वो आपका अकाउंट क्लोज करे और फिर आप उस फंड को फ्रीली किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। बट हाँ, आपको पूरा टैक्स अगर आपने आज पे नहीं किया है तो फ्यूचर में आप उस टैक्स को पे करके फिर उस फंड को यूज कर सकते हैं। कैपिटल गेन अकाउंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप वहां पे जाके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चंस के आंसर कि कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है और कब तक आपको इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो जो देखने को मिल रहा है वो है कि मैंने प्रॉपर्टी तो सेल अपने नाम पे करी है बट नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं अपनी वाइफ के नाम पे परचेज करना चाहता हूं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? जी हाँ, आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वाइफ के फीमेल के नाम पे प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो आपको और भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। स्टैम्प ड्यूटी कम पे करनी पड़ती है, जो आपका बैंक का लोन रेट है वो भी आपका कम होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इस सेक्शन की रिबेट को क्लेम करने के लिए आपको 2-3 कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करनी होती है। नंबर 1 कि आपको जो सेल कंसिडरेशन आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बेचने पर मिला है, आपने वो ही सेल कंसिडरेशन यूज किया है नेक्स्ट प्रॉपर्टी को परचेज करने में, यानी कि आपका जो सोर्स ऑफ परचेज है फंड का वो आपका जो लास्ट प्रॉपर्टी आपने सेल करी है वो ही है। नंबर 2, आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है, उनकी कोई पर्सनल अर्निंग नहीं है जिससे ये प्रूफ किया जा सके उन्होंने अपनी अर्निंग से उस प्रॉपर्टी को परचेज किया है, और रजिस्ट्री आपके वाइफ के नाम पर होनी चाहिए। तो ये 2-3 कंडीशंस है जिनको कर फुलफिल कर आप जो ये सेक्शन 54 है इसकी रिबेट को क्लेम कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारे बहुत सारे केस लॉज आए हुए हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं, जैसे कि CIT वर्सेस कमल बहाल, ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। इसमें भी यही सिचुएशन थी, असेसी ने एक प्रॉपर्टी सोल्ड की थी जिसको उसने इन्वेस्ट किया था एक नए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में जो कि उसके वाइफ के नाम पे था। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या करा, एग्जेम्पशन उनको प्रोवाइड कर दी अंडर सेक्शन 54F मतलब उन्होंने जो चीजें जो उन्होंने बेचा था वो उन्होंने लैंड बेचा था, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं बेची थी, उन्होंने लैंड बेची थी, तो इसलिए वो सेक्शन 54F में कवर हुई। लेकिन जो है यहाँ पर ये रिबेट उसको अलाउ कर दी गई, ये कहते हुए कि क्योंकि प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पर परचेज की गई है इसीलिए हम इस रिबेट को डिसअलाउ कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। आपने सोर्स ऑफ फंड वही यूज किया। सेम एज आपका एक केस और है वो है CIT वर्सेस रविंद्र कुमार अरोड़ा, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। इन दिस केस द असेसी परचेज अ न्यू हाउस जॉइंटली विद हिज वाइफ आफ्टर सेलिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड। या इस केस में क्या हुआ, ज्वाइंट प्रॉपर्टी परचेज करी असेसी ने अपनी और अपनी वाइफ के नाम पर, और जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो कैपिटल गेन अमाउंट से मैच करती थी, तो सिर्फ वो अगर अपना शेयर क्लेम करते उसमें तो उस केस में उनको रिबेट कम मिलती। उन्होंने दोनों का शेयर क्लेम करना चाहा तो रिबेट उनको 100% मिल रही थी, तो उस केस में भी उनको जो है एक बार तो वो रिबेट डिसअलाउ कर दी गई, फिर केस डाला गया। केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये रिबेट अलाउ कर दी क्योंकि जो सारी कंडीशंस थी वो फुलफिल हो रही थी। जो सोर्स ऑफ फंड था प्रॉपर्टी को परचेज करने का, वो लास्ट प्रॉपर्टी को जो सेल करने से अमाउंट आया था वही अमाउंट निकला, तो इसीलिए ये जो परचेज है ये अलाउ कर दी गई और सेक्शन 54 की रिबेट मिल गई असेसी को। इसी तरीके से एक और केस था आपका कर्नाटका हाई कोर्ट रूलिंग, कर्नाटका की ये रूलिंग है। इसमें क्या था, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन द स्पाउस नेम इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। द कोर्ट emphasize that income tax act does not exactly require the new property to be purchased solely in the assessee name। इसमें कहा गया कि जो प्रॉपर्टी परचेज हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ असेसी के नाम पर ही परचेज हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो आप जो है इस प्रॉपर्टी को वाइफ के नाम पर भी परचेज करके रिबेट को अलाउ कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मैं वाइफ के नहीं अपने सन के नाम पर या वाइफ और सन दोनों के ज्वाइंट नेम पे प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहता हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? वो भी आप कर सकते हो, सेम कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होगी। जो फैक्ट है केस का वो ये आपको प्रूफ करना है कि जो आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज करी है उसका जो सोर्स ऑफ फंड है वो आपकी जो एक्स प्रॉपर्टी सेल हुई है वो ही है एग्जैक्टली, तभी आपको ये रिबेट अलाउ होगी। अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि आपने कोई और सोर्स ऑफ फंड यूज करा है, आपकी वाइफ वर्किंग है, आपके बच्चे वर्किंग है, जिनकी अपनी सेविंग्स है, वो वहां से इस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, तो आपको ये रिबेट जो है अलाउ नहीं होने वाली। अदरवाइज आप इस रिबेट को ले सकते हैं। डिटेल्ड जो इनके केस लॉज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करने वाली हूँ। अगर मैं इसी वीडियो में उस चीज को लूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल
डिटेल्ड केस लो आपके साथ डिस्कस करेंगे इस मैटर के ऊपर। वाइफ और बच्चों के नाम पर अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो किस तरीके से आपको वो अलाउ है अंडर सेक्शन 54 या 54F के अंदर। तो ये थी कुछ चीजें जो मैंने आपसे डिस्कस करी इस वीडियो में। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि प्रॉपर्टी तो बेच दी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कब तक खरीद सकते हैं, कैसे आपको खरीदनी होगी, फंड का आप क्या करोगे, तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैंने कोशिश की कि मैं आपको इस वीडियो में दूं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। थैंक्स अ लॉट।